हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर को आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है हिंदी भाषा का विकास। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यदि आपके सिलेबस में हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, यदि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाना है, तो ये टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो हम देखेंगे हिंदी भाषा के विकास के क्रम को, देखेंगे किस प्रकार से हिंदी भाषा विकसित हुई है, उत्पन्न हुई है, उसका क्रम क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे भाषा परिवारों के बारे में, हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी भाषा का जो नामकरण है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इस बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हिंदी भाषा के वर्गीकरण को देखने वाले हैं कि हिंदी भाषा का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में भी इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा की जानी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आज का लेक्चर। यदि आप सीरियस है अपनी एग्जाम को लेकर तो फिर बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए, ध्यान से लेक्चर को सुनिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर को हिंदी भाषा के विकास क्रम से। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्यों कहा जाता है विकास क्रम? क्योंकि हिंदी भाषा कहीं अचानक से उत्पन्न नहीं हुई है, अचानक से विकसित नहीं हुई है। यह एक क्रमबद्ध रूप की प्रक्रिया है, क्रमबद्ध रूप से इसका विकास हुआ है। किस तरीके से विकास हुआ है? तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, फिर लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला फैक्ट लिखेंगे कि हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, पहले तो ये लाइन लिखिए आप, हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अब इस पॉइंट में समझने वाली चीज क्या है, याद तो रह जाएगा आप लोगों को, एज इट इज पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन? कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत वह भाषा है जिसे हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा है। आदि जननी क्यों कहा जाता है इसे? आदि का अर्थ होता है प्रथम। ठीक है, प्रथम। अब हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, या कह सकते हैं हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो क्रमबद्ध रूप से हुई है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत भाषा पाली भाषा बनती है, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट का निर्माण होता है, और अवहट्ट भाषा के बाद में प्राचीन हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है, प्राचीन हिंदी भाषा का विकास होता है। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे आदि जननी कहा जाता है। किसका? हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है, प्रथम जननी कहा जाता है। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद में विकास क्रम को लिख लीजिए। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या था? हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा से जन्म हुआ है हिंदी भाषा का। सबसे पहले संस्कृत भाषा, इसीलिए इसे आदि जननी कहा गया। उसके बाद में संस्कृत कन्वर्ट होती है आपकी पाली भाषा में, पाली से फिर जैसे समय बीतता जाता है प्राकृत भाषा का निर्माण होता है, प्राकृत के बाद में आपकी अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट के बाद में आता है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी भाषा। तो यहाँ पे आकर प्राचीन हिंदी भाषा का निर्माण होता है, प्राचीन हिंदी भाषा विकसित होती है। ये क्रम है, ये विकास क्रम है। इस विकास क्रम को आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सी भाषा आती है? संस्कृत। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट, और फिर प्राचीन हिंदी भाषा का विकसित होती है। कब से कब तक प्राचीन हिंदी भाषा भी 3 क्रम है, इसके 3 काल हैं, वो भी देख लेते हैं हम इसके साथ में। ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। प्राचीन हिंदी भाषा, अगला पॉइंट लिखेंगे प्राचीन हिंदी भाषा का समय कब से कब तक रहा? प्राचीन हिंदी भाषा पहले आई हिंदी भाषा, उसके बाद में मध्यकालीन हिंदी भाषा, मध्यकालीन हिंदी भाषा। ठीक है, समय के हिसाब से ये विभक्तिकरण हुआ है। यहाँ पे जो विभक्त किया गया है, डिफ्रेंशिएट इसे किया गया है, तो ये समय के आधार पे किया गया है। पहले प्राचीन हिंदी भाषा, उसके बाद में मध्यकालीन हिंदी भाषा, उसके बाद में आती है आधुनिक हिंदी भाषा, आधुनिक
हिंदी भाषा। और अभी भी इसके विकास का क्रम निरंतर रूप से चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब ये थम गया है, ये अब भी चलता रहा। अब भी हिंदी भाषा में बदलाव देखने को मिल रहा है निरंतर रूप से। तो प्राचीन हिंदी भाषा का समय आप नोट डाउन करेंगे 1100 ईस्वी से लगभग 1400 ईस्वी तक। ठीक है, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी भाषा आपकी आ जाएगी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। ठीक है, और आधुनिक हिंदी भाषा की शुरुआत 1850 ईस्वी से अब तक। ये हो गया प्राचीन हिंदी भाषा। अब आप लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा कि हिंदी भाषा की आदिजन्य संस्कृत है। फिर हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखा कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत भाषा पाली भाषा उसके बाद में आती है, पाली भाषा से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषा बनती है, अपभ्रंश भाषा अवहट्ट में परिवर्तित होती है और अवहट्ट फिर अवहट्ट का परिवर्तित रूप क्या हो जाता है? प्राचीन हिंदी भाषा हो जाता है। और समय के आधार पर प्राचीन हिंदी भाषा बाद में मध्यकालीन हिंदी भाषा बनती है, फिर आधुनिक हिंदी भाषा बनती है। यहाँ पे हमने इनके कालखंड को देखा है। प्राचीन हिंदी भाषा 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहती है चलन में। फिर मध्यकालीन हिंदी भाषा आती है, परिवर्तन होता है प्राचीन हिंदी भाषा में, वो मध्यकालीन हिंदी भाषा का रूप धारण करती है जो कि 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद में आधुनिक हिंदी भाषा का विकास होता है और ये कब से कब तक रहती है? 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी भाषा चल रही है और अब भी परिवर्तन इसमें निरंतर रूप से होता जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब हम बात करते हैं भाषा परिवार की। तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए भाषा परिवार। सितंबर आने भी वाला है और 14 सितंबर को आप सभी को पता होगा हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 14 सितंबर 1953 से आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। नोट करके एक बॉक्स में पास में नोट्स में लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाषा परिवार की बात करते हैं तो भाषा परिवार विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, कितनी भाषाएं बोली जाती है विश्व में? पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 3000। और इन 3000 भाषाओं को और इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में रखा गया है। ठीक है, 13 भाषा परिवारों में रखा गया है। स्थान दिया गया है। समझेंगे यहाँ पे 13 भाषा परिवार, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 13 भाषा परिवार है जिसके अंतर्गत भाषाओं को रखा गया है। इसके किसी के अंतर्गत 10 भाषाएं, किसी में 50 भाषाएं, किसी में 100 भाषाएं, किसी भाषा परिवार में 300 है, किसी में 400 है। इस तरीके से 3000 भाषाओं को रखा गया है 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। विश्व में लगभग कितनी 3000 भाषाएं हैं जिन्हें 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया है। ये नंबर याद रखेंगे, 13 भाषा परिवार। ये पूछा जा सकता है कि विश्व में कुल कितने भाषा परिवार है? तो 13 भाषा परिवार है। इन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जिसके अंतर्गत रखी जाने वाली भाषाओं को भारत में बोला जाता है। ठीक है, 4 भाषा परिवार, 13 भाषा परिवारों में से 4, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि 13 में से 4 भाषा परिवार तो ऐसे हैं जिनके अंतर्गत रखी जाने वाली भाषाओं को भारत में बोला जाता है। तो 4 ऐसे भाषा परिवार। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे इसके बाद में। लगभग 3000 भाषाएं हैं जिसमें जो कि 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखी जाती है, वहाँ पे स्थान इन्हें दिया गया है। अब इन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार ऐसे हैं। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जिनके अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को स्थान दिया गया है। क्या लिखेंगे? 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जिनमें भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, 4 भाषा परिवार ऐसे हैं। अब हम पूरे 13 भाषा परिवारों को नहीं देखेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? ये 4 भाषा परिवार जिनका यूज कहाँ पे होता है? भारत में होता है जिनका उपयोग। तो इन्हें देखेंगे कि वे कौन कौन से 4 भाषा परिवार हैं जिनके अंतर्गत भारत की भाषाओं को रखा गया है या भारत की भाषाओं को जिनमें स्थान मिला है। तो वे 4 भाषा परिवार हैं। चार भाषा परिवार। ठीक है,
13 में से केवल हम 4 भाषा परिवारों को पढ़ रहे हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिवार। तो पहला है आपका भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है, पूरा लिखेंगे, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा हो जाएगा चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। ये 4 भाषा परिवार है जिनके अंतर्गत भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को स्थान दिया गया है। कौन कौन सा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चारों काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो अधिकांश भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार में स्थान मिला है उनको, ठीक है। तो भारत की कितनी 73%, मतलब सबसे ज़्यादा किस भाषा परिवार का प्रयोग होता है भारत में? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 4 भाषा परिवार तो है भारत में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इन चारों में से भी सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। अब क्यों यह सर्वाधिक प्रयोग में किया जाता है? क्योंकि भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो अधिकतर भाषाएं हैं वे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है, इसीलिए भारोपीय भाषा परिवार सबसे ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि इसमें भारत में बोली जाने वाली भाषाएं सर्वाधिक इसमें स्थान उनको मिला है भारोपीय परिवार में, ठीक है। उसके बाद में द्रविड़ है, द्रविड़ के बाद में ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक के बाद में चीनी तिब्बती भाषा। तो भारत में बोली जाने वाली 73% भाषाएं भारोपीय परिवार में लिखी गई स्थान दिया गया है, इसीलिए इसका ये सर्वाधिक है, ठीक है। तो 73% भारोपीय भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है। द्रविड़ भाषा, अब शेष कितनी बच गई है? 73 तो यहाँ पे आ गया, तो शेष बच गया यहाँ पे 23 द्रविड़, और ऑस्ट्रिक के लिए बच गया 1.3%, और चीनी तिब्बती बोली जाती है 1.7%, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत है इन्हें भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार का प्रयोग भारत में कितना किया जाता है? 73%, द्रविड़ का 23%, ऑस्ट्रिक का 1.3% और चीनी तिब्बती सबसे कम है 0.7% भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है इस वाले भाषा परिवार का। आई होप अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये भाषा परिवार है और इनके अंतर्गत भाषाओं को स्थान दिया गया है, और ये 4 भाषा परिवार ऐसे हैं जो कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को इनमें स्थान दिया गया है, जिसमें भारोपीय जो भाषा परिवार है सर्वाधिक प्रयोग में आता है भारत में। क्यों आता है? क्योंकि इसमें भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषाओं को स्थान दिया गया है भारोपीय परिवार में, इसलिए नंबर 1 है। उसके बाद में द्रविड़, द्रविड़ के बाद में ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक के बाद में चीनी तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार हो गए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये 4 भाषा परिवार है और इनके अंतर्गत भाषाओं को रखा गया है, भारत की भाषाओं को। अच्छा, हिंदी भाषा की यदि बात की जाए कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो एक और फैक्ट लिखेंगे, हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा भारोपीय, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, या फिर उसमें स्थान दिया गया है। भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी भाषा को स्थान दिया गया है के अंतर्गत आती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम हिंदी का नामकरण, इसे पढ़ते हैं। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी भाषा कैसे वर्चस्व में ये नाम आया। तो दोस्तों थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्राचीन भारत में क्या होता था दोस्तों, प्राचीन भारत में कई सभ्यताएं आई। भारत की ही बात नहीं, पूरे विश्व में कई सभ्यताएं उत्पन्न हुई थी, कई सभ्यताएं विकसित हुई थी, और ये सभ्यताएं मैक्सिमम कहाँ होती थी, नदी के किनारे होती थी, इसीलिए इन्हें नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। और भारत में इसी तरीके से एक फेमस सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या फिर सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी इसे पढ़ा जाता है। तो किस तरीके से, जैसे कि ये नदी है ना, ये सिंधु नदी है, हम सिंधु नदी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सिंधु नदी, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, प्राचीन भारत की बात हो रही है। तो सिंधु नदी के आसपास कई लोगों ने क्या बना ली, बस्ती बना ली, और यहाँ पे सभ्यता विकसित हो गई है।
समझ लिए, इस तरीके से प्राचीन समय में चीज़ें होती थी। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ पे निवास करना स्टार्ट कर दिया। क्यों नदी के किनारे रहते थे? क्योंकि जल काफ़ी आवश्यक है, हर चीज़ के लिए आवश्यक है। पशुपालन होता था पहले के टाइम पे, तो जानवरों के लिए भी जल बहुत ज़रूरी है। निजी कार्यों में भी जल का उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में भी, कृषि भी करते थे तो कृषि में भी जल का उपयोग होता है। इसीलिए सुविधा हमें मिल सके इन लोगों को, तो ये इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना कि नदी के किनारे ही हमें बसना चाहिए ताकि हमें पानी हमेशा मिलता रहे। तो इस तरीके से निवास करते थे। सिंधु नदी थी और ये जो व्यक्ति यहाँ पे आसपास निवास करते थे, इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, उन्होंने इस भाषा का नाम क्या रख दिया था? सिंधी भाषा। जिस भाषा का ये उपयोग करते थे कम्युनिकेशन में, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा का नाम इन्होंने इस नदी के नाम पर ही सिंधी भाषा रख दिया। क्या नाम रख दिया भाषा का? सिंधी भाषा। और नदी का नाम था सिंधु नदी, ठीक है। अब क्या होता है प्राचीन समय में? प्राचीन समय में ईरानी भारत आते हैं, ईरानियों का आगमन होता है भारत में। ईरानियों का आगमन, ठीक है, कहाँ होता है? भारत में होता है। ईरानियों की भाषा क्या है? ईरानियों की भाषा होती है फारसी भाषा, फारसी भाषा, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि भाषाओं में कितना अंतर होता है ना, इनके उच्चारण में भी अंतर हो जाता है। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, भाषाओं की उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं में भी बोलियां हैं, और थोड़ी थोड़ी दूर में ये बोलियां चेंज हो जाती है और इनका उच्चारण भी बदल जाता है ना, शब्दों को बोलने का, उच्चारित करने का टोन भी चेंज हो जाता है। तो ये तो ईरानी थे और इनकी फारसी भाषा थी, और ये तो कहीं और से आए थे, तो इनका भी जो बोलने का, शब्दों को उच्चारित करने का तरीका है वो अलग ही होगा, निश्चित रूप से अलग होगा, है ना। तो अब जब ये आते हैं भारत में, तो सिंधु नदी को ये क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं, हिंदू नदी, ठीक है। सिंधु को क्या उच्चारित करते हैं? सिंधु नदी को बोलते हैं हिंदू नदी, हिंदू नदी। किनके द्वारा बोला जाता है? ये ईरानियों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, हिंदू नदी। और सिंधी भाषा, जो इनकी भाषा होती है सिंधी, इस भाषा को क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। क्यों बोलते हैं ऐसा, ये देख लेते हैं। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फारसी भाषा में स को ह उच्चारित किया जाता है। स को क्या उच्चारित किया जाता है? स जो वर्ड है हमारा वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का, इसे ह उच्चारित किया जाता है, और ध जो है, ध धनुष का, उसे द उच्चारित किया जाता है। श को ह आप लिखेंगे फारसी भाषा में, स को ह और ध को द के नाम से उच्चारित किया जाता है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, इस तरीके से उच्चारित किया जाता है। अब ये सिंधु का स ह हो जाता है और ध जो है ये क्या हो जाता है? द हो जाता है। तो सिंधु नदी क्या बन जाती है? हिंदू नदी, और सिंधी भाषा हिंदी भाषा बन जाती है, और बाद में यही क्या हो जाती है? प्रचलन में आ जाता है। यही नाम क्या हो जाता है? प्रचलन में आ जाता है, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा कहाँ से इसका नामकरण हुआ? किसने किया? ईरानियों के द्वारा इनका नामकरण हुआ है। और हिंदी भाषा, ये जो हिंदी शब्द है, ये कौन सा शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ से आया है? फारसी से आया है, फारसी भाषा से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे भी नोट डाउन करेंगे। हिंदी भाषा का हिंदी जो है ये कहाँ से आया? तो ये फारसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ईरानियों के द्वारा ये नामकरण किया गया था। क्यों किया गया था आप लोगों को डिटेल में मैंने समझा दिया। तो ये कुछ हिंदी नामकरण की कहानी, कि हिंदी जो भाषा का, जो हिंदी वर्ड है, भाषा का जो नाम है, ये कहाँ से आया था, तो उसके पीछे ये स्टोरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया हिंदी का नामकरण। अब हिंदी भाषा के वर्गीकरण को समझते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण सबसे पहले 1889 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो एक प्रख्यात अंग्रेज के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। जिनका नाम क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हिंदी का नामकरण हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हिंदी भाषा का वर्गीकरण। तो हिंदी भाषा का वर्गीकरण लिखेंगे 1889 ईस्वी में हिंदी भाषा का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में हिंदी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था।
कहाँ पर किया गया था? तो इन्होंने इसका वर्गीकरण द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। कब किया है? 1889 ईस्वी में किया है। हिंदी में भी लिख लेंगे इसे, ये इंग्लिश में लिखा है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में भी आप लिखेंगे। द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसमें मिलता है आपको हिंदी भाषा का वर्गीकरण। किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1889 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे। द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा 1889 ईस्वी में होता है। एक और फैक्ट लिखेंगे इससे संबंधित। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के संदर्भ में ही एक पुस्तक का संपादन भी किया था। उस पुस्तक का नाम लिखेंगे ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बुक का संपादन किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये भी पूछा जा सकता है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सी बुक का संपादन किया गया था? तो वे उस बुक का नाम है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी लिख लेंगे नाम, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखेंगे। ठीक है, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संपादन किया था। किसने किया था संपादन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपादन किया था इस पुस्तक का। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा एक कोटेशन दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। क्या कोटेशन दिया गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी भाषा आम बोलचाल की महाभाषा है। क्या कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने? हिंदी भाषा लिखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, पहले नाम लिख लेंगे। ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है? ये सेंटेंस जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, क्या कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी भाषा आम बोलचाल की महाभाषा है। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कोटेशन किसने दिया था, ये वाक्य किसने कहा था? तो ये कहा गया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। क्या कहा था उन्होंने कहा था हिंदी भाषा आम बोलचाल की महाभाषा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। चलिए आगे वर्गीकरण को देखते हैं कि किस तरीके से जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा का वर्गीकरण करा था द वर्नाकुलर बुक में, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। चलिए हिंदी भाषा का वर्गीकरण, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी भाषा का एक और फैक्ट लिख लेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषा और 17 बोलियों में किया गया है। 5 उपभाषा और 17 बोलियों में किया गया। ठीक है, और किस बुक में किया? द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। 5 उपभाषा याद रखेंगे, 5 उपभाषा है इसमें और 17 बोलियां हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। तो 5 ऑप्शंस आ गए थे, एमसीक्यू में ऑप्शंस दे दिए गए थे, उसमें आपको बताना था कि संख्या क्या है। तो 5 उपभाषा हैं और 17 बोलियां हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी 5 उपभाषाएं और कौन सी 17 बोलियां, किन उपभाषाओं के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। ये वाला फैक्ट लिख लिया। अब आगे चलते हैं। तो 5 उपभाषाएं लिखेंगे पहले, या फिर आप
ऐसा करते हैं, पूरा टेबल बना लेते हैं, तो उससे चीज़ें अच्छे से याद रह जाएंगी। अब इसे फिनिश करते हैं। यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम। लिखेंगे पहले हिंदी भाषा का वर्गीकरण, हिंदी भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण किया गया है तो 5 उपभाषाओं में किया गया है। 5 उपभाषाएं लिखेंगे। पहली है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, तीसरी उपभाषा है पहाड़ी, चौथी हो जाएगी राजस्थानी और 5वीं हो जाएगी बिहारी। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। कौन कौन सी हो गई है 5 उपभाषाएं? पूर्वी हिंदी हो गई है, पूर्वी हिंदी के बाद में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी। इन 5 भाषाओं में डिवाइड किया गया है हिंदी भाषा को। ठीक है, अब इनके अंतर्गत बोलियां रखी गई है, तो कितनी बोलियां? 17 बोलियां रखी गई हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लेंगे 5 उपभाषा और 17 बोलियां। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ दोस्तों ताकि आपको याद रह जाए माइंड में, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अवधी, बघेली, नाम याद रखेंगे, और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी याद रखना थोड़ा सा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक से, ए बी और सी, है ना। ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, अवधी का ए, बघेली का बी और छत्तीसगढ़ी का सी। ABC के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं, लेकिन नाम जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बघेली है क्योंकि ब से कई सारी बोलियां आने वाली है, लेकिन यहाँ पे बघेली है, ये याद रखेंगे आप। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आ जाती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की यदि बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहा जाता है, कोरवी, कोरवी बोली भी कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, और एक है बांगरू, बांगरू, बांगरू। ठीक है, ये बोलियां हैं। कौन कौन सी बोली है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी खड़ी बोली आ जाएगी, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी बोला जाता है, ब्रज आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी बोली, कन्नौजी आ जाएगी और बांगरू आ जाएगी। बांगरू एक हरियाणवी बोली है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी बोली है बांगरू। कौन कौन से नाम है? खड़ी बोली, खड़ी बोली देखिए यहाँ पे भी इजी रहेगा थोड़ा। खड़ी बोली में से बोली का ब ले लीजिए तो बी, ये भी है, ब्रज से बी यहाँ पे भी आ जाएगा, बुंदेली का बी आ जाएगा, कन्नौजी का सी याद रखेंगे, फिर बांगरू का बी। केवल एक सी है कन्नौजी का। ठीक है, या फिर के, जो भी आप जैसे भी याद रखना चाहें इसे। सी मैंने इसलिए लिखा ताकि ये इस क्रम में आप याद कर सकें इसे। तो बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, फिर सी आ गया और फिर यहाँ पे बी आ गया बांगरू का। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। बांगरू एक हरियाणवी भाषा है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। पहाड़ी की बात की जाए तो पहाड़ी भाषा में हो जाएगी पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। एक सेकंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती, थोड़ा सा मुझे डाउट था क्योंकि यहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ी, यहाँ पे 2 बोलियाँ हैं, पश्चिमी पहाड़ी बोली और मध्यवर्ती पहाड़ी बोली, जिसमें मध्यवर्ती पहाड़ी बोली के अंतर्गत आ जाती है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आ जाती है इसके अंतर्गत, गढ़वाली और कुमाऊनी याद रखेंगे। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी जिसके अंतर्गत बोली कौन कौन सी आ जाती है? मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आ जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाली और कुमाऊनी ये किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं ये।
पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती है गढ़वाली उपमा। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी भाषाएं हो जाएगी मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और एक और बोली है इसकी ढूढ़ाड़ी, ठीक है, ढूढ़ाड़ी। कौन कौन सी हो जाएगी राजस्थानी बोलियां? राजस्थानी बोलियां हो जाएगी मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और ढूढ़ाड़ी, ये बोलियां हो जाएगी राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों, है ना, पूछा जा सकता है मारवाड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है, तो ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। मेवाती भी इस क्रम में पूछा जा सकता है कि मेवाती बोली किस उपभाषा की बोली है, तो राजस्थानी की है। मालवी पूछा जा सकता है, ढूढ़ाड़ी भी पूछा जा सकता है। ढूढ़ाड़ी बोली का एक अन्य नाम किस नाम से फेमस है? जयपुरी बोली, जयपुरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जयपुरी ब्रैकेट में लिख लेंगे ढूढ़ाड़ी के आगे, ठीक है, जयपुरी लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गई राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी उपभाषा की बोलियां मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ढूढ़ाड़ी का एक अन्य नाम है जयपुरी। अब देखते हैं बिहारी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो बिहारी में आती है आपकी भोजपुरी, सभी को पता होगा, ये फेमस है ना। भोजपुरी भाषा बिहारी में सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है ये बिहार की भाषा है, ठीक है, बिहारी उपभाषा की एक बोली है भोजपुरी, मगही और एक और है और मैथिली, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों बोलियां बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये वर्गीकरण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 1889 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक में इसको किया गया था। इनके द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा एक पुस्तक का संपादन भी किया गया है। कौन सी पुस्तक है जिसका संपादन किया है? तो अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संपादन किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। और ये वर्गीकरण किया गया था जिसमें 5 उपभाषा है और 17 क्या है? बोलियां हैं। 5 उपभाषा कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी, और इनके अंतर्गत ये उपभाषाएं रखी गई है, स्थान इन्हें मिला है। तो ये सारा टेबल पूरा ऐसा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टफ क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से टफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कुमाऊनी भाषा किस उपभाषा की बोली है, या फिर पूछा जा सकता है कि कन्नौजी उपभाषा किस उपभाषा की बोली है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे के नाम याद रखना है कि कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये हमने पढ़ लिया हिंदी भाषा का वर्गीकरण। अब हमें पढ़ना है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल के लेक्चर में कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यदि टफ क्वेश्चन पूछना है हिंदी ग्रामर में तो वहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेदों से, ठीक है, कि संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है, किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है हिंदी भाषा के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और चैनल पे यदि नए आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लेक्चर अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो तो लेक्चर को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। नाउ बाय बाय।